हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और इसमें किन किन क्षेत्रों में छूट मिलेगी, यानी कि ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन, ये 3 जोन जो सेट किए गए हैं उसमें किस तरीके से छूट रहेगी और पाबंदियां, इस पूरी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर आरोप लगाया कि वुहान के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और उन्होंने ही, यानी कि वुहान से ही यह वायरस फैलाया गया है दुनिया में। इस न्यूज़ को कवर करेंगे। और जिस तरीके से सीडीएस ने, यानी कि विपिन रावत ने जल, थल और नभ तीनों सेनाओं द्वारा कोरोना योद्धाओं को का अभिवादन करने के लिए एक स्कीम कह सकते हैं बनाई है, उस पर डिस्कस करेंगे हम। और एडिटोरियल पेज के तीनों आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसे नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है, लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन साथ ही राहतों का ऐलान भी किया है। यानी लॉकडाउन 3 जो है वो पिछले 2 लॉकडाउन के मुकाबले काफ़ी नरम होगा। इसमें न सिर्फ ग्रीन जोन बल्कि रेड जोन में भी कई गतिविधियों में राहत मिलेगी। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, मेट्रो और अंतर्राज्यीय बस सेवाएं समेत मॉल और सिनेमा घर बंद रहेंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी इस आधार पर अभी ग्रीन जोन को अभी सेट नहीं किया गया है, यानी कि इसमें किस तरीके से छूट दी जाएंगी वो आज बताया जाएगा। अब इसमें फैसले लिए गए हैं, रेड जोन में किसे राहत मिलेगी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन सभी को देख लेते हैं। देश के 733 जिले रेड जोन हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन यानी पूरे 733 जिले हैं, उसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में 2 सवारियों के साथ टैक्सी चलाने की इजाज़त, SEZ, EOU और औद्योगिक शहरों व क्षेत्रों में कामकाज की छूट, पर हवाई, ट्रेन और मेट्रो व अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की अनुमति नहीं मिलेगी। रेड जोन में रहेंगे प्रतिबंधित क्या क्या रहेंगे, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला उबर जैसी टैक्सी को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे, साथ ही यहाँ बसें भी नहीं चलेंगी। रेड जोन में किसे राहत मिलेगी वो देख लीजिए। निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति यानी चालक को ही आने जाने की अनुमति होगी। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों में कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है। जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली इकाइयों समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही IT हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए काम करने की अनुमति दी जाएगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्डों को काम करने की छूट दी जाएगी। अब शहरी रेड जोन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो देख लेते हैं। मजदूरों को रहने की व्यवस्था वाली साइट पर कंस्ट्रक्शन की अनुमति, बाहर से मजदूर लाकर काम करने पर रोक। कॉलोनी, रिहायशी और एकल दुकानों को खोलने की अनुमति, इनमें जरूरी और गैर जरूरी का अंतर नहीं किया जाएगा। ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति। 33% स्टाफ के साथ निजी ऑफिस को खोलने की इजाजत, शेष स्टाफ घर से काम करेगा। उप सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। अन्य स्टाफ में केवल 33% का काम होगा। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल,
होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी। सभी जोन में बंद रहेंगे कुछ सेवाएं, वो सेवाएं देख लेते हैं। हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर, होटल, बार और रेस्टोरेंट, भीड़ एकत्र होने वाले मॉल, सिनेमा हॉल और जिम, आम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पर रोक जारी रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी काम के बिना बाहर निकलने पर पाबंदी। 10 से छोटे बच्चों, 65 से ज्यादा उम्र के व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं के बिना जरूरी काम के बाहर जाने पर रोक। तो ये जितनी छूट मिलेगी, किस पर सख्ती रहेगी, ये पूरा इस न्यूज़ में बताया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर होगा कोरोना योद्धाओं को जल, थल, नभ से सलामी देगी सशस्त्र सेनाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर जंग लड़ रहे लोगों का आभार जताने के लिए देश की तीनों सेनाएं जल, थल और नभ से रविवार को जोरदार सलामी देगी। वायुसेना के लड़ाकू विमान उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश की पूरी आकाशीय सीमाओं का उड़ान भरकर, तो हेलीकॉप्टर कोविड अस्पतालों पर फूल बरसाते हुए बीमारी से जूझ रहे लोगों को सलाम करेंगे। नौसेना समुद्री तट पर अपने जंगी जहाजों को रोशन करके, तो सेना अपने माउंटेन बैंड की धुन के जरिए उनकी हौसला अफजाई करेंगे। हालांकि कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से डटे होने का संदेश देने को तैयार सशस्त्र सेनाएं कोरोना वायरस को बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी जैविक हथियार मानने की जल्दबाजी में नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक संयुक्त बैठक कॉन्फ्रेंस में 3 मई को इन योद्धाओं के लिए सशस्त्र सेनाओं के इस विशेष आयोजन का ऐलान किया है। जनरल रावत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देशवासियों ने जो दृढ़ संकल्प दिखाया था, उसका फल देखने को मिल रहा है। इससे अग्रिम मोर्चे पर संक्रमित लोगों की मदद कर रहे डॉक्टर, नर्स, सप्लाई कर्मचारी को हम सलाम करते हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों और मीडिया की भूमिका की भी हम सराहना करते हैं। तीनों सशस्त्र सेनाओं ने इसलिए अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को धन्यवाद देने के लिए 3 मई को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। वायुसेना के फाइटर व ट्रांसपोर्ट विमान उत्तर में कश्मीर, श्रीनगर से दक्षिण में तिरुवनंतपुरम तक फ्लाइट पास्ट करेंगे। दूसरा फ्लाई पास्ट पूरब में डिब्रूगढ़ से पश्चिम के कच्छ तक जाएगा। इस तरह देश के समूचे आकाशीय क्षितिज को कवर करके जनरल रावत ने कहा कि देश के सभी कोविड अस्पतालों में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, लॉकडाउन हटने के बाद ही स्कूलों में शुरू हो सकेगी प्रवेश प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालय सहित सीबीएसई से जुड़े देश भर के स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की राह देख रहे लोगों को फिलहाल अब लॉकडाउन खुलने तक का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने लॉकडाउन तक सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है, जिसे अब 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। हालांकि इस बीच पूरी प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन सभी लोगों के पास इंटरनेट की उपलब्धता को न देखते हुए केंद्रीय विद्यालय जैसे संगठन ने प्रवेश प्रक्रिया को फिलहाल लॉकडाउन तक स्थगित करना ही बेहतर समझा है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल के लिए नए सुरक्षा मानकों को तय करने को लेकर भी काम शुरू कर दिया है। इसमें शारीरिक दूरी के लिहाज से क्लासरूम की क्षमता को नए सिरे से तय करने सहित पुस्तकालयों में बच्चों की मौजूदगी, आने जाने की व्यवस्था आदि को शामिल किया गया है। तो ये नेशनल पेज की हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है, वुहान की लैब में ही बना वायरस, ये बोला है ट्रंप ने। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रति हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने पहली बार स्पष्ट तौर पर कहा, कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर की एक वायरोलॉजी लैब में ही हुई थी। पूरी दुनिया में फैल चुके इस वायरस की चपेट में आकर अब तक 2,33,000
जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामारी फैलने का प्रतिशोध लेने के लिए चीनी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का भी संकेत दिया है। ट्रंप के इस दावे को एक दिन पहले अमेरिकी खुफिया विभाग नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक के दफ्तर की ओर से कहा गया था कि अभी ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है कि संक्रमित जानवरों से कोरोना वायरस फैलाया गया या वुहान की लैब में किसी चूक का यह नतीजा है। इसका पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। पिछले साल दिसंबर के मध्य चीन के वुहान शहर से ही कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और बाद में यह महामारी पूरी दुनिया में फैल गई और डब्ल्यूएचओ को चीन की पीआर एजेंसी बताया। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने डब्ल्यूएचओ को चीन की पीआर एजेंसी बताते हुए कहा कि इस वैश्विक संगठन को शर्म आनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जांच शुरू की है। वह डब्ल्यूएचओ के फंड पर रोक भी लगा चुके हैं। इससे पहले ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाया था कि महामारी के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्रांस में एक माह बाद सबसे कम मौतें, 290 लोगों की गई जान। फ्रांस में करीब एक महीने बाद गुरुवार को कोरोना वायरस से सबसे कम मौतें यानी 290 मौतें हुई हैं। हालांकि बीते रविवार को 242 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस आंकड़े में नर्सिंग होम में जान गंवाने वालों की संख्या शामिल नहीं थी। देश में अब महामारी से दम तोड़ने वालों की संख्या 24,637 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख जेरोम सोलोम ने कहा है कि आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। सोलोमोन ने कहा है कि संक्रमण के 1138 नए मामले सामने आए हैं। स्पेन में किस किस समय पर लोग बाहर निकल सकेंगे, सरकार ने योजना बनानी शुरू कर दी है। योजना में दूसरे दौर का संक्रमण न फैले, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री पेड्रो सोचेंड ने कहा कि 2 मई से वयस्कों को जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी जाएगी। देश में गुरुवार को 268 लोगों की मौत हुई है। ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, लॉकडाउन में और ना हो विस्तार, ये बोला है उद्योग जगत ने। कोविड-19 से चल रही लड़ाई में सरकार ने राष्ट्रीय लॉकडाउन को कुछ राहत के साथ 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाने का जो फैसला किया है, देश के उद्योग जगत ने संशय के साथ उसका स्वागत किया है। उद्योग जगत का मोटे तौर पर यह मानना है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए सरकार को अब लॉकडाउन की अवधि और नहीं बढ़ानी चाहिए और इससे बाहर निकलने के लिए जांची परखी रणनीति रखी जानी चाहिए। लॉकडाउन से होने वाली आर्थिक हानि को भांपते हुए इंडिया इंक ने सरकार से भारी भरकम आर्थिक पैकेज को लेकर दबाव और बढ़ा दिया है। सीआईआई, फिक्की जैसे कारोबारी संगठनों ने फिर दोहराया है कि सरकार को पैकेज की घोषणा करने में और देरी नहीं करनी चाहिए। देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को सकारात्मक बताया है, लेकिन यह भी कह दिया है कि अगर 17 मई 2020 के बाद यह लागू रहता है तो सप्लाई चेन काफी प्रभावित होगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसके बाद पूरे देश को हर तरह की गतिविधियों के लिए खोला जाएगा। महिंद्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि 17 मई 2020 के बाद से देश के कई हिस्सों में रेड जोन रहेगा और कई क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यह सामान्य तौर पर नहीं होगा बल्कि अपवाद की तरह होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्रीन जोन में मिलेगी छूट ही छूट। अब ग्रीन जोन वाले इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से छूट दी जाएगी। यहाँ 50% सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। वे ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले जिले में जा सकेंगे। यहाँ सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। ई कॉमर्स के सभी सामान की डिलीवरी भी होगी। क्या है कंटेनमेंट एरिया, ये जान लीजिए। वैसे तो केंद्र ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया तय करने का अधिकार स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया है, लेकिन वह शहरी इलाके भी किसी बिल्डिंग से छोटा और पूरे शहर से बड़ा नहीं हो सकता है। सुविधानुसार प्रशासन किसी मोहल्ले, थाना या निगम के एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सकता है। इसी तरह ग्रामीण इलाके में यह कम से कम पूरा गांव
और अधिक से अधिक एक ब्लॉक तक हो सकता है। कंटेनमेंट एरिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा ताकि कोरोना के फैलने की आशंका पर कड़ी नजर रखी जा सके। रेड जोन वाले ग्रामीण इलाकों में छूट, और कौन कौन सी छूट होंगी ये देख लेते हैं। रेड जोन वाले ग्रामीण जिलों के ग्रामीण इलाकों में कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे जिले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट होगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट भट्टा शामिल है। सभी दुकानें और कृषि से जुड़ी किसी भी गतिविधि पर कोई रोक नहीं होगी। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी तरह की फाइनेंशियल गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। आंगनबाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए बने विशेष आश्रमों को काम करने की छूट दी गई है। यहां कुरियर और पोस्टल सेवाओं की भी इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में जो राहत मिलेगी वो देख लीजिए। एक सवारी बिठाकर ओला, उबर जैसी टैक्सियों को अनुमति दी जाएगी। दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठने की इजाजत। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में जाने आने की अनुमति होगी। नेक्स्ट न्यूज है, प्लग एंड प्ले के लिए MIIUS में बदलाव संभव। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लग एंड प्ले मॉडल को साकार बनाने में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय पूरी तरह से जुट गया है। इसके तहत मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम यानी MIIUS में बदलाव किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज SEZ में गैर उपयोगी खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल हो सकता है। निवेशकों को सीमित समय में हर प्रकार की मंजूरी दिलाने के लिए नोडल विभाग व अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। सीमित समय में मंजूरी देने के लिए नए प्रावधान लाए जा सकते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक में औद्योगिक विकास और निवेश की राह में आने वाली हर बाधा को दूर कर प्लग एंड प्ले मॉडल लाने का निर्देश दिया था। क्या होता है प्लग एंड प्ले, ये जान लीजिए। सामान्य अवस्था में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन लेनी पड़ती है, फिर वहां बिजली, पानी, सड़क व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित करनी पड़ती हैं, फिर वहां उत्पादन शुरू हो पाता है। इन काम में अमूमन 2 वर्ष और कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। प्लग एंड प्ले व्यवस्था में कंपनियों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलते हैं, वहां निवेशक आकर सीधे उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तो ये बिजनेस पेज की हमारे लिए 3 न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल है हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, पहली प्राथमिकता बने कृषि उत्थान। देखिए, कृषि जो है वो किसी भी देश की आप सबसे ज्यादा जरूरी चीज मान सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। अगर किसानों की फसल बर्बाद होगी तो किसान तो मरेंगे ही मरेंगे, और अनाज की समस्या जो समाज के सामने आएगी वो सबसे बड़ी भयावह स्थिति बन सकती है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल पहला, और यह आर्टिकल लिखा है जदयू के लेखक राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने। दूसरा आर्टिकल है, बुजुर्गों का खास ख्याल रखने का ये समय है। कोरोना वायरस में बुजुर्गों का इस समय खास ख्याल रखने की आवश्यकता है, और यह आर्टिकल लिखा है साहित्यकार क्षमा शर्मा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, लॉकडाउन में वृद्धि। जिस तरीके से लॉकडाउन में 17 मई तक वृद्धि की गई है, उसमें कुछ रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोनों में कुछ छूट दी गई है और कुछ पाबंदियां बरकरार रखी गई हैं। इन सभी न्यूज़ों को इसमें हम कवर करेंगे। चलिए अब हम अपने पहले आर्टिकल को देखते हैं। पहला आर्टिकल है, पहली प्राथमिकता बने कृषि उत्थान। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच देश में गेहूं फसल की कटाई का दौर अपने अंतिम चरण में है। सरकार के अनुसार हमारी 9 करोड़ टन की आवश्यकता से अधिक इस बार 10.62 करोड़ टन गेहूं की पैदावार होने की उम्मीद है। देश में पैदा होने वाले गेहूं का अधिकांश हिस्सा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आता है, जो लगभग 83% है। किसानों को इस समय तमाम अव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की कमी और लॉकडाउन के चलते मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की खन्ना मंडी एशिया की सबसे बड़ी आवक मंडी मानी जाती है। वहां दिहाड़ी मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण मजदूरी दोगुनी हो गई है।
दिल्ली की आजादपुर मंडी भी कई समस्याओं से दो चार है, जो उत्तर भारत का फल फूल और सब्जी का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। यहाँ कुछ लोग कोरोना संक्रमण से ग्रस्त पाए गए हैं। उधर उद्योगों के बंद होने से खली, चोकर आदि की उपलब्धता बाधित हुई है, जिससे जानवरों का चारा महंगा हो गया है। देखिए, इस समय गेहूं की कटाई जो है वो अंतिम दौर में होती है, तो वो तो हो रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे सरकारी स्थानों पर यानी कि बिक्री केंद्रों पर नहीं पहुंचाया जा सका है। और अभी जो इधर ओलावृष्टि हुई है और आंधी और जो बारिश हुई है, उससे भी किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार ने इन सब के बीच कृषि उपकरणों, कृषि क्षेत्रों और कृषकों को कुछ छूट दी है कि वो अपने सामान की व्यवस्था कर सकते, यानी कि उन्हें सरकारी केंद्रों तक ले जा सकते हैं। लेकिन सरकारी केंद्रों पर भी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों की कमी है, और इस वजह से भी अ, इसमें काफ़ी विलंब हो रहा है सामान, गेहूं इत्यादि को बेचने में। और अगर लॉकडाउन हटता भी है तो दिहाड़ी मजदूर इस समय जो अपने घरों में वापस जा चुके हैं, उन्हें वापस आने की अभी फिलहाल में कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरीके से पैदावार इस बार ज़्यादा हुई है, लेकिन अगर उसे उचित समय पर मार्केट में नहीं पहुंचाया गया तो वो खेतों पर भी रहकर खराब हो सकती है। अच्छी शिक्षा, अस्पताल, सड़क और जीवन यापन के लिए अन्य संसाधनों के अभाव में ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा जिस आशा के साथ गांव से शहर की ओर चला आया था, कोरोना संकट और लॉकडाउन ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। शहर और प्रशासन की आवश्यकताओं के कारण शहर में ना तो उसके लिए समुचित भोजन की व्यवस्था हो पाई, ना ही सिर ढकने का सही इंतजाम। तमाम मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ा। यह अच्छा है कि उन्हें वापस लाने की तैयारी हो रही है। देखिए, अभी तक जो मजदूर फंसे हुए थे या जो दूसरे राज्यों में फंस गए थे और उन्हें काम नहीं मिल रहा था, दिहाड़ी मजदूरी उनकी चली गई थी, उसमें क्या था कि वो लोग, उनके सामने पलायन के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कोई 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, यानी कि किसी भी हालत में वो घर जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास जितने भी पैसे थे वो खत्म हो गए थे। सरकार की मदद उतनी नहीं मिल रही थी। हालांकि सरकार मदद कर रही है, लेकिन उसे उन लोगों को उतनी मदद नहीं मिल रही थी जितनी उनकी उनकी आवश्यकता थी। और अब या तो वो वहीं पर जहाँ है वहाँ पर भूखे मर जाएं, क्योंकि काम तो इस समय मिलना नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, या फिर वो पैदल किसी भी तरह से पहुंचकर अपने घरों में पहुंच जाएं। तो इससे भूखे मरने से अच्छा था उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि वो किसी तरीके से अपने घरों पर पहुंच जाएं। लेकिन अब सरकार ने इसमें छूट दे दी है। जो मजदूर, प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वे अब ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से अपने राज्य में पहुंचाए जाएंगे, लेकिन उन्हें शुरुआती दिनों में 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए यह आवश्यक है कि संपूर्ण व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्राम स्वराज्य की आवश्यकता पर जोर देते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनका नीतिगत मतभेद भी था, जो रूसी क्रांति से प्रभावित होकर ऐसे बड़े उद्योगों के निर्माण एवं विस्तार की व्यवस्था में लगे हुए थे। आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, जो छोटे उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरतों का लगभग 70% आपूर्ति करती है। कृषि क्षेत्र अब भी लगभग 50% आबादी को रोजगार देता है। आमतौर पर पाया गया है कि जब भी ग्रामीण व्यवस्था में किसी तरह का संकट पैदा होता है, तो उद्योग धंधे भी प्रभावित होते हैं। विभिन्न वाणिज्यिक संगठन जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचैम आदि संस्थानों ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के राहत पाने की लंबी फहरिस्त सरकार के समक्ष रखी है। आज महामारी के बावजूद अपना देश खाद्यान्न संपन्न है, तो सिर्फ किसानों के कारण। इसलिए समय आ गया है कि अपनी खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए किसानों के खेतों से ही अनाज की खरीदारी की जाए और पर्याप्त संख्या में वेयर हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि प्रत्येक वर्ष हजारों टन अनाज की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके। किसानों को उनके उत्पादों के सही दाम भी मिल सकेंगे। इन प्रयासों से भारत अपने अर्थशक्ति की दोगुनी ताकत में कामयाब हो सकेगा, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर
किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है बुजुर्गों का खास ख्याल रखने का समय। लॉकडाउन की अवधि में एक बार फिर बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या हमें स्मरण है कि प्रधानमंत्री ने जब पिछली बार लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी तो 7 तरह के जिन कामों के बारे में बताया था उसमें उन्होंने प्राथमिकता में घर के बुजुर्गों की देखभाल को रखा था। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कोरोना से बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक लोगों को ज़्यादा सावधानी से रहने की सलाह दी जा रही है। इटली से ऐसी खबरें आई हैं कि कोरोना से संक्रमित बुजुर्गों के बजाय युवाओं के उपचार को प्राथमिकता दी गई है। इसमें यह सोचकर वे देश के कुछ काम आएंगे इसलिए उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, युवाओं का इलाज इसलिए किया जा रहा है कि वो भविष्य में देश के काम आएंगे, और बुजुर्गों का क्या, उन अपना जीवन जी चुके हैं, ये काफी गलत सोच है। हेल्पेज नामक संस्था की रिपोर्ट बता रही है कि लॉकडाउन के इन दिनों में अकेले बुजुर्गों की परेशानियां तो बढ़ी ही हैं, जो लोग अपने परिवारों के साथ हैं वे भी कम मुश्किल में नहीं हैं। बुजुर्ग भी महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ भी मारपीट सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं, उनके बच्चे भी कर रहे हैं। चूंकि परिवार के सभी सदस्य घर में हैं, अधिकांश घर छोटे होते हैं, तो बुजुर्गों को आराम करने का समय और जगह भी नहीं मिल पा रही है। प्रधानमंत्री को शायद बुजुर्गों की दुर्दशा और इन दिनों होती उनकी उपेक्षा के बारे में मालूम रहा होगा, तभी तो उन्होंने लोगों को उनका खास ख्याल रखने की नसीहत दी है। आज पश्चिमी देश ही नहीं, जापान, चीन भी बुजुर्गों की अपनी आबादी से थरथरा रहे हैं। पश्चिमी की देख रेख और स्वार्थपरता के कारण एशियाई देशों में भी परिवार टूट रहे हैं। भारत जैसे देश में भी कई साल पहले बताया गया था कि 63% युवा एकल परिवारों में रहना चाहते हैं। युवा अवस्था के घोड़े पर जब हम सवार होते हैं तब कभी नहीं सोचते कि एक दिन उम्र का वह घोड़ा हमें भी दुलत्ती मारेगा। उम्र हमें छोड़कर उड़ जाएगी और हम भी बुढ़ापे के उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे जिस पर आज हमारे बुजुर्ग चल रहे हैं। उम्र किसी को नहीं छोड़ती है। आज यदि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति बुजुर्गों की देखभाल की बात कर रहे हैं, उन्हें रोगों से बचाने और उनकी देखभाल की बात करते हैं या की जा रही है, तो हो सकता है कि समाज के लोग भी इस दिशा में कुछ सोचें, पहल करें। अगर हम अपने बुजुर्गों की देखभाल सही तरह करने लगें तो भला इस शिकायत की जरूरत ही क्यों पड़े। देश में वृद्धाश्रम कम है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वृद्धाश्रम का उद्घाटन करते हुए ऐसा ही विचार व्यक्त किए थे कि हमारे घर के किसी भी बुजुर्ग को आखिर वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। नवरात्र के दिनों में फेसबुक पर एक पोस्ट देखी गई थी जिसमें लिखा गया था कि सब और माँ की पूजा हो रही है, लेकिन ये किसकी माएँ हैं जो वृद्धा आश्रम में बैठी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉकडाउन में वृद्धि। जब उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा हो सकती है, तब उसकी सीमा 17 मई तक बढ़ाने का फैसला यही बताता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा बरकरार है। ना तो इस खतरे को कम करके आंका जा सकता है और ना ही कोई जोखिम मोल लिया जा सकता है। इसके बावजूद इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती है। कारोबारी गतिविधियों के थमे होने के कारण अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ कमजोर तबके और खासकर रोज कमाने वालों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारों को इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी ताकि इसके तबके की समस्याएं गंभीर रूप ना ले पाए। यह जो आशंका व्यक्त की जा रही है, लंबे लॉकडाउन के चलते निर्धन लोगों की भूखमरी की चपेट में आ सकते हैं और दूर करने को लेकर विशेष सतर्कता बरती जानी चाहिए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण से बचे हुए और ग्रीन जोन कहे जाने वाले 300 से अधिक जिलों में कुछ रियायतें देने की घोषणा की है, लेकिन यह कहना कठिन है कि इससे कारोबारी गतिविधियों को अपेक्षित गति मिल सकेगी। ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए। टीम इंडिया ने गंवाया टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान। भारत ने शुक्रवार को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया के हाथों गंवा दिया है। नियमों के अनुसार सालाना अपडेट से 2016-17 के शानदार रिकॉर्ड के हटाए जाने के बाद
भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इस बढ़त को कायम रखा था। टेस्ट चैंपियनशिप लीग में 6 सीरीज सिर्फ 9 टीमों के बीच खेली गई। आईसीसी के अनुसार भारत ने अपना स्थान इसलिए गंवा दिया क्योंकि उसके 2016-17 में 12 टेस्ट जीत के रिकॉर्ड और एक टेस्ट हार को ताजा रैंकिंग से हटा दिया गया। विराट कोहली की टीम ने उस समय अपनी सभी पांचों सीरीज जीती थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी शामिल थी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया इस दौरान दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों से हार गया था। इस ताजा अपडेट में मई 2019 के बाद खेले गए सभी मैचों की 100% और इसके पीछे 2 वर्षों की 50% रेटिंग जोड़ी गई है। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़ थी हमारे लिए। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, फ्रांस में एक माह बाद सबसे कम मौतें, 290 लोगों की मौत हो गई है। वुहान की लैब में ही बना वायरस, ये बोला है ट्रंप ने। कोरोना योद्धाओं को जल, थल और नभ से सलामी दी जाएगी। लॉकडाउन हटने के बाद ही स्कूलों से शुरू हो सकेगी प्रवेश प्रक्रिया। ग्रीन जोन में मिलेगी छूट और लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई। तो ये आज का यानी 2 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।